हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेपर को जो क्वेश्चन है उसे अपने कॉपी पर कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लिखने की तरीका। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ लिखने की तरीकों को ध्यान से देंगे। तो देखिए, ये आपके पास पेपर ऐसा मिलेगा और आपके पास पेपर मिलेगा जिसमें आपको पहले खंड अ में क्या मिलेंगे। खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये कितना बहुविकल्पी प्रश्न होगा, तो ये टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको OMR शीट पर सॉल्व करना होता है। कहाँ पर? OMR शीट पर। ये आपको OMR शीट पर सॉल्व करना होता है, यानी आप इसे सॉल्व कर लेंगे और OMR शीट पर इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। OMR शीट पर आप इसे टिक करेंगे। तो देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, खंड ब आता है, उसमें जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसे आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले कि इस सब क्वेश्चन को आप कॉपी पर कैसे लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो पेपर, एक पेपर ये है और एक पेपर ये है। ये देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी खंड अ है, खंड ब है और उसके बाद खंड ब में ये सारे क्वेश्चन हैं। तो हम इस दोनों पेपर को मिलाकर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है और पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने पेपर को खोलेंगे तो फिर ऐसे सेकेंड पेज ये रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा आपको कि दिया रहेगा यहाँ पर। देखिए खंड ब, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, खंड ब में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए। यानी कि इन सब में से हमें कोई 5 खंड क्या करना है, हल करना रहता है। यहाँ पर देखिए 6 ठो दिया है, इनमें से हमें कोई 5 सिर्फ हल करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आप सिर्फ इस 6 में से, ये जो 6 दिया हुआ है, ये 6 ठो दिया हुआ है, इसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन ही हल करने हैं। और हम इसे लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर पहले खंड ब लिख लिए और फिर यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1 लिखा है। तो हम आप प्रश्न 1 लिखे या फिर आप ऐसे लिखे या फिर कहेंगे किसी क्वेश्चन में दिया रहता है यहाँ पर 21 करके रहता है, 21 करके रहता है। तो अब दोनों में से कोई एक करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा वही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए प्रश्नोत्तर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 01। और अगर आप प्रश्नोत्तर 01 लिखे तो ठीक हो गया, और या फिर आप लिखे तो प्रश्न 01 उत्तर, या फिर हल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख लिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब उसके बाद हम करते हैं इसे डबल लाइन खींच देते हैं। देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर, अब उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमने प्रश्नोत्तर 1 लिख लिया, प्रश्नोत्तर 1 लिख लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर क ख लिखेंगे। तो क को लिखने के लिए आप बस ऐसे लिख दिए, या फिर आप चाहते हो तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे भी, प्रश्न संख्या 01 और फिर उत्तर करके लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर क वाला करेंगे। तो क वाला करने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट क वाला लिखेंगे और उसके बाद ह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क वाला लिख के हल लिखेंगे और फिर ऐसे कर देंगे और डायरेक्ट आप हल करेंगे। क्वेश्चन को देखिए कॉपी में नहीं लिखा जाता है, तो हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 75 एवं 105 का मसा ज्ञात कीजिए। मसा हमें यहाँ पर मसा ज्ञात करना है। तो चलिए हम 75 और 105 का मसा ज्ञात करते हैं। तो आपको मसा ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए, मसा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका आप मसा निकालेंगे ऐसे ऐसे खंड करके, गुणनखंड विधि से खंड करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर 75 और 105 का एलसीएम निकालें, मसा यानी कि एचसीएफ निकालें, या फिर आप कहीं से निकाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पूरा सॉल्व करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर। अब हम ब्लू पेन से लिखेंगे, क्या हम 75 लिख लेते हैं और इसका एलसीएफ निकालते हैं। तो ऐसे एलसीएफ निकालते हैं, आप देखते हैं किस संख्या से कटता है। तो इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। 7 5 कितना होगा, 12, और 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से क्या होगा, कट जाएगा। 3 से कटेंगे कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 3 दूना 6, कितना बचा इधर, 1 आ गया। 3 5 15, अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 से कर दिए, कितनी बार में गया, 5 बार। अब फिर उसके बाद करते हैं, तो 5 से जाए कितनी बार में, 1 बार में। ये 75 हो गया। अब उसके बाद हम 105 का निकालेंगे। तो यहीं आप बगल में इसका 105 का कर लेंगे। 105 का करेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए। अब उसके बाद हम इसमें कर लेते हैं, 5 ही कितना हो गया, 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, यानी 3 से ये भी कटेगा। 3 से कटने का देखिए सीधा विधि कि आप इसके अंकों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर वो जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। और लास्ट में देखेंगे अगर 2 4 6 8 0 रहा तो इसका मतलब वो 2 से कटेगा। तो 3 से हम इसे काटते हैं,
3 त्रिक का कितना हो गया 9 हो गया, 3 त्रिक का 9। अब कितना बचा 1 बचा, 1 इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब उसके बाद इसे जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो गया, 8 तो 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब हम यहाँ पर 5 से ट्राई करेंगे। 5 से करेंगे तो कितनी बार में 7 बार में जाएगा और फिर 7 से ये कट जाएगा पूरा। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो हम 75 का पहले खंड लिखते हैं। यहाँ पर हम 75 लिखेंगे और बराबर उसका खंड कितना आया है 3 गुणे 5 गुणे 5 आया है। अब उसके बाद 105 है तो 105 को लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इसका खंड कितना है 3 गुणे 5 गुणे 7। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ यानी कि मसा निकालना है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखिए जो कॉमन रहता है यहाँ पर 3 कॉमन है और क्या कॉमन है 5, दोनों में जो रहे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुणे 5, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 15 आ गया, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 15 आ गया। और जब ऐसे आपका आंसर आ जाए तो इससे आप ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाकर आप यहाँ पर लिख देंगे आंसर। क्या हो गया आपका ये आंसर आ गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हमें एलसीएम निकालना है तो 75 और 105 का एलसीएम निकालना है हमने, यानी मसा निकालना है। तो हम क्या किए, इसका पहले खंड कर लिए, खंड करने के बाद 75 का गुणनखंड लिख लिए और 105 का गुणनखंड लिख लिए हैं। उसके बाद हमें एलसीएम ज्ञात करना था, हम देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो इसे दोनों में देखिए 3 और 5 कॉमन, तो ये लिख लिए। अगर आपसे कहीं एलसीएम पूछता तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, आप ये पहले एलसीएम लिख लेंगे, फिर उसका गुणा 5 और 7 से कर देंगे तो आपका एलसीएम भी निकल जाएगा। तो हमें प्रश्न में एलसीएम पूछ नहीं रहा था, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए आपको पेपर में कैसे एकदम साफ साफ करना है, क्या करना है आपको एकदम साफ साफ करना है कि एग्जामिनर देखिए तो उसे समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पर कीजिए फिर उसको यहीं इसके बगल में कर दीजिए और इसको उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए। आपके पास जितना आप कॉपी चाहे उतना कॉपी आपको क्या होगा मिल जाएगा। आप अगर बोर्ड में भी है तो भी आपको कॉपी मिल जाएगा, और ऐसे घर पर भी है, मतलब अपने स्कूल में भी अगर आप पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसे कॉपी मिल जाएगा। तो आप कॉपी की टेंशन मत लीजिएगा और जितना साफ साफ लिख सकते हैं उतना साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके बाद फर्स्ट पेज में हमारा एक क्वेश्चन हुआ है, तो अब उसके बाद हम सेकेंड पेज करते हैं। सेकेंड पेज हम ओपन करेंगे, देखिए हमारे पास ये सेकेंड पेज आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ख वाला करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ख लिखते हैं और क्या करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ख का हम ह लिख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, मूल बराबर होंगे, यानी हमें ये दिखाना है कि मूल बराबर होंगे और के का मान क्या होगा। और हम जानते हैं विविक्तकर, विविक्तकर आप जानते होंगे एक होता है d बराबर 0, d का मान छोटा हो 0 से, d का मान बड़ा हो 0 से। ये जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्लास है ना, ये हमने आपको पहले भी करा दी, तो हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन था के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल 0 होंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल 0, और हमसे बोल रहा है कि के मूल बराबर होंगे, यानी इसका हमें जो मूल है वो बराबर है। तो हमें इसका अगर मूल बराबर तो हम लिख सकते हैं कि d बराबर क्या है 0 है, d बराबर क्या है 0 है। लिखेंगे मूल बराबर है, अर्थात क्या होगा हमारा जो d होगा, d यानी क्या होता है विविक्तकर, d बराबर क्या है 0 है। और d बराबर क्या होता है हम सूत्र जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, आप चाहे तो लिख सकते हैं। हम जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac ये होता है। तो हम यहाँ पर d बराबर क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ से a b c का मान निकाल, तो b का मान क्या होगा, देखिए b हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा, और a क्या होगा, a हमारा ये होगा। c का मान हमें यहाँ पर दिया नहीं है, यानी इसका मतलब क्या होगा, c का मान हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम इसका कोड करें तो के एक्स, अगर यहाँ पर हम इसको एक स्टेप और हल करें तो होगा 2x² माइनस के का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो के एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा प्लस के बराबर क्या आ गया 0। अब इसमें देखिए आप उसके b के a के c के मान आसान से निकाल लेंगे। तो b क्या है b² करेंगे हम,
यहाँ से हम b का स्क्वायर करें तो माइनस के है, और माइनस के का अगर हम स्क्वायर करें, माइनस के का स्क्वायर करें -4 है तो 4 हो गया। a का मान, अब a का मान क्या है, a का मान देखिए ये 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख लिए, और c का मान हमारा क्या है, k है, तो 2 c का मान हम यहाँ पर k रख लेंगे, बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k आएगा, फिर उसके बाद -4 k स्क्वायर आ गया, और 4 का गुणा 2 करेंगे तो 8 k आ गया, बराबर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब हम यहाँ से k का मान निकालेंगे, k का मान निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर k को कॉमन ले लें, k को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k माइनस, यहाँ पर k एक 2 बार था, एक बार हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर एक k बच गया, और यहाँ पर देखिए एक k को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, 8, बराबर क्या आ गया, 0। अब एक बार हम लिखेंगे k बराबर 0 या k बराबर 8, k बराबर 0 या फिर k बराबर 8 हो जाएगा। k बराबर 8 कैसे होगा, हम यहाँ पर k माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो k का मान हम या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 8 होगा, जिसके लिए इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर अब आप चेक करना चाहें कि कौन सा बराबर होगा, अगर आप ये चेक करना चाहें कि आखिर इसमें से कौन सा सही होगा, तो हम क्या करते हैं, आपको चेक करके बताते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, k का मान 0 रखेंगे, एक बार हम k का मान 0 करेंगे, और k का मान एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, आप कोई दूसरा कॉपी ले लीजिएगा, या फिर आप अपने बोर्ड की जो कॉपी देंगे उसको पीछे, एकदम पीछे वाले पे आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रफ लिख लेंगे, रफ लिख के आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, k का मान एक बार 0 लेते हैं, k बराबर क्या, हम 0 लेंगे, जब 0 लेंगे तो क्या हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ k का मान 0 करें तो k स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर हमारा 0 आ गया। अब उसके बाद हम k बराबर 8 लें, k बराबर क्या लें, 8 लें, तो 2x स्क्वायर माइनस k का मान 8 है तो 8 लिख लिए, फिर x प्लस 8 बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। तो इसके लिए पूछ रहा था कि किस मान के लिए हमारा जो मूल होगा बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, माइनस 4ac, तो b का मान क्या है, b का मान -8 है, -8 का हम स्क्वायर कर देंगे, -4 मल्टीप्लाई a क्या है, 2 है, और फिर उसके बाद 2 हो गया, और फिर उसके बाद c क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा, 8 चौका 32 दूना 64, यानी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। यहाँ पर देखिए 8 के लिए क्या आया है, 0 आया है, तो हम कह सकते हैं अतः k बराबर 8 होगा, k बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिख भी देंगे कि अतः k बराबर 8 होगा, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को लिखने के बाद अगर आप ऐसे ब्लैक पेन से लिख देंगे, हमने यहाँ पर लिखा है, अगर ऐसे आप ब्लैक पेन से लिख देंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखेगा और सॉल्व करने की विधि देखेगा, फिर लास्ट में आंसर देख लेगा तो समझ जाएगा। तो k बराबर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगला क्या है, बिंदु 3,4 और -7,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला पता होगा, बीच की दूरी का हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम अगले पेज पर जाते हैं, अगले पेज पर जाएंगे, देखिए हमारे पास अगला पेज आएगा, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से मोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम कौन सा प्रश्न करते हैं, तो अब हम करते हैं अपना ग वाला। देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि बिंदु 3,4 और -7,8 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसका हल करते हैं, लिखेंगे हल, और क्या करेंगे, हमें ऐसा दिया है यहाँ पर कि 3,4 और -7,8, तो हम यहाँ पर कोई एक रेखा मान लेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। इसमें से ये हमारे बिंदु ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए का निर्देशांक कितना दिया है हमारे पास, यहाँ पर 3,4 दिया है, 3,4 हो गया, और उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर -7,8 है, तो -7,8 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हमें इसके बीच की दूरी निकालना है, तो हम लिखते हैं दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे हम, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। अब हम इसी पे रखेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा ये जो होगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा y1, फिर उसके बाद इधर देखिए हम, तो ये हमारा x2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा y2 हो गया। अब हम यहाँ पर अगर दूरी सूत्र निकालें तो AB के बीच की दूरी, AB
के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखते हैं अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर, देखिए x2 है तो x2 हमारा क्या है -7, लिखते हैं -7। फिर x1 क्या है 3 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और x1 क्या है 3 है, 3 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है देखिए 8 है और y1 क्या है 4 है, तो लिखेंगे 8 - 4 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बढ़ा देंगे। क्या होगा अब उसके बाद -7 और -3 कितना होगा, -7 - 3 हमारा होता है -10 होता है, क्या होता है -10, तो हम अंडर रूट में लिखेंगे -10 का वर्ग कर देंगे, प्लस 8 में 4 कितना होगा, 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा और इसका वर्ग कर देंगे, ये बराबर हो गया। अब उसके बाद फिर से करेंगे तो -10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 आएगा, यानी कि हमारे क्या आ गया अंडर रूट में क्या आ गया यहाँ पर देखिए 100 और 16, इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 116। आप चाहे तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद लिख देंगे मात्रक, क्या लिखेंगे मात्रक, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई भी दूरी निकालते हैं तो हमारे क्या होगा उसकी मात्रक लिखते हैं, जैसे हम मीटर में होता है, सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ तो हमारे पास वो दिया नहीं है तो बस हम मात्रक लिख देंगे, यानी इसके बीच की दूरी क्या आ गई अंडर रूट 116 मात्रक। हम लिख देंगे अतः, लिखेंगे उसके बाद अतः ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट 116 मात्रक है। यही आपका आंसर है। अगर आप ऐसे अच्छे से लिख देंगे नीचे तो एग्जामिनर का जो ध्यान होगा यहीं पर आपका जाएगा और आंसर देखेगा, और जितने नंबर का क्वेश्चन, यानी ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उसके बाद हम देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर घ वाला कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और -sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए अब इसे भी हल करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर घ वाला लिख लेते हैं। घ वाला हमारा है कि हम इसका हल करते हैं, तो जो हमारे पास पहले क्वेश्चन दिया है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री -4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम जानते हैं यहाँ पर इसका मान रख देंगे, cos 60 का मान, sec 30 का मान और 10 45 का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे तो cos का मान क्या होता है 5 को हम 5 लिखेंगे, cos 60 का मान, तो cos 60 का मान यानी कि जो sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर cos 60 का मान क्या होगा 1/2, और इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर तो ये पूरे के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा 4 हो गया। अब उसके बाद क्या है इंटू, अब sec 30, अगर हम sec 30 का बात करें यानी cos 30 हमें निकालना है, cos 30 का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान तो 1 होता है और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 और ये मल्टीप्लाई हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया, -4, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और उसके बाद अगर हम 3 का स्क्वायर करें अंडर रूट 3 का स्क्वायर करें तो 3 आ जाएगा, माइनस अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा। अब उसके बाद हम देखिए अगले पेज पर करते हैं, ये हमारा रफ कार्य है, हमने पहले ही आपको बताया था। अगर हम यहाँ पर आगे करेंगे तो क्या है देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5 × 1/4 है, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 5 से कम कितना आएगा 5 आएगा, 5/4, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बराबर करके 5/4, फिर माइनस करेंगे, इधर देखते रहिए ये क्या है 5 से कम 5/4, फिर -4 को 16/3, फिर -1, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -16/3, 16 यहाँ पर 3 था 3 हो गया, फिर -1 आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसके बटे अगर हम 1 मान लें तो इसका देखिए अगला हल यहाँ पर करिए, अगर इसका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आएगा 12। अब इसको करते हैं तो 4 तियाँ कितना होगा 12, यानी 3 5 15, यहाँ पर 15 आ गया, माइनस 3 चौका 12 तो 4 और 16 चौका 16 32 16 33 16 चौका 64 होगा,
16 16 शून्य 32 16 3 28 16 चौका 64 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 12 होगा, 12 एकम 12 माइनस 12 हो जाएगा। अब हम इसका आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर इसको पहले 15 को 15 नहीं देते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। 4 दो क्या हो गया 6 हो गया, और 6 एक कितना हो गया 7 हो गया, बटे में क्या आ गया 12 आ गया। फिर उसके बाद इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो 76 माइनस 15, तो हम 76 बड़ा है, 76 में से 15 को घटाएंगे, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि 76 बड़ा है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 76 माइनस 15 करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचा, और उसके बाद 7 में से 1 जाएगा 6 बचा, माइनस 61 बटा क्या आ गया आपका 12 आ गया। ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया माइनस 61 बटा 12। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अंक वाला है। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए। तो 1 2 3 4 5 ये हमें पाँचों हल करना है। तो हम इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यदि k-1 k+3 तथा 3k-1 समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर देखिए क्या है समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसका हल करते हैं। अंगा वाले का हल करेंगे। अंगा वाले का हल करेंगे तो क्या है यदि k-1 k+3, तो हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी में हमारे पास ये दिया है। और आप जानते हैं क्या दिया है, देखिए यहाँ पर k-1 k+3 3k-1 ये समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इस k का मान ज्ञात करना है, ये जो k यहाँ पर दिया है उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या, अगर देखिए हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर क्या होता है, बराबर होता है। सार्वंतर यानी कि जो d होता है d उसका क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम इसमें d निकालें तो वही हम d अगर निकालेंगे तो वही से हमारे k का मान आ जाएगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर पहले में दिया है k-1, हम इसका हल करते हैं। देखिए आप हल लिखना जरूरी है, हल आप लिख कर ही करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर k-1 कॉमा क्या है k+3 और तथा क्या है 3k+1 और लिखा है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ये जब समांतर श्रेणी में है तो हम लिख देंगे हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं समांतर श्रेणी का जो होता है सार्वंतर वो बराबर होता है। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी अगर हम निकालें तो ये देखिए ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो हम लिखेंगे 2a, ये क्या होगा हमारा ये देखिए ये होगा, ये d हो, अगर हम ये देखिए ये हमारा प्रथम पद a1 हो गया, ये क्या हो गया a2 हो गया और ये a3 हो गया। तो हम जानते हैं a2 माइनस a1 इक्वल होगा किसके, a3 माइनस a2 के। कैसे होगा देखिए ये हमारा a1 है, ये हमारा पूरा a1 हो गया। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रफ कार्य में क्या दिया है k-1, फिर उसके बाद k+3 और उसके बाद क्या है 3k+1 ये हमें दिया है। तो अगर हम इसका वो निकालें देखिए इसका क्या होता है जो d होता है, d क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया और ये क्या हो गया a3 हो गया। ये पूरे की बात हम कर रहे हैं। तो हम a2 माइनस a1 करें तो बराबर आना चाहिए किसके a3 माइनस a2 की। बस यही वाला यहाँ पर हम लगा देंगे। देखिए हम कैसे करेंगे a2 क्या है k+3, तो लिखेंगे k+3 एक ब्रैकेट में माइनस और उसके बाद क्या है a1 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे k-1। और देखिए जब यहाँ पर माइनस मिले और उसके बाद हमें लिखना तो हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब इक्वल कर देंगे a3 क्या है 3k+1 और उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस a2 क्या है k+3। अब इसको घटा देंगे तो k+3 और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, +1 बराबर क्या होगा 3k+1 माइनस k और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा तो -3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए k प्लस है और k माइनस में यानी कि क्या होगा कट जाएगा यहाँ से। अब क्या बचा 3 1 4, इसको हम जोड़ लेंगे और इक्वल क्या होगा यहाँ पर देखिए 3k और -k, 3k में से 1 k घटाएंगे क्या बचेगा 2k और यहाँ पर एक -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब ये देखिए इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यानी हम 2k को इधर अगर इधर लिखें और 4 को उधर लिखें तो ये माइनस था इधर आएगा प्लस होगा और 4 के साइड आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 2 के बराबर क्या आएगा आपका 4 तो 6 आएगा। के बराबर निकालें तो 6 बट्टे ये 2 इधर है तो इधर आएगा तो बट इधर गोड़े में इधर आएगा तो क्या होगा बट्टे में हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए
तो के का मान क्या आ गया आपका यहाँ पर 3 आ गया, के का मान क्या आ गया 3 आ गया और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो के का मान हमसे पूछ रहा था, के का मान हमने निकाल लिया। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः के बराबर 3 होगा, अतः के बराबर 3 होगा और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद हम देखिए हमें खंड ब यहाँ पर खंड ब दिया था, हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास 2 पेपर हैं, उनमें से हम देखेंगे जो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम उसको देखेंगे। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी दिया है। देखिए इस पेपर में भी देखिए तो यहाँ पर √5 को सिद्ध करना है अपर में, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर √3 को अपर में सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए √3 को अपर में और यहाँ पर √5 को। तो देखिए हम दोनों में से कोई एक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये वाला करते हैं, ये 22वां वाला। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसे यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हम लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर या फिर हल, या आप चाहें तो प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर क्या है यहाँ पर देखिए 22 है तो हम यहाँ पर 22 लिख देंगे और ये क्या होगा ऐसे स्केल से घिस देंगे। अब उसके बाद हमें कौन सा करना है, हम क वाला करते हैं। इसमें देखिए हमें किसी 5 खंड को हल करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल करना है। तो हम इसमें से कोई 5 ही करेंगे सिर्फ। और ये कितने नंबर का होता है आपको पता ही होगा, ये हमारा 4 नंबर का होता है। तो क वाला करते हैं। क्या दिया है हमें यहाँ पर, पहले लिख लेंगे दिया है लिख लेंगे। और हमारे पास दिया क्या, देखिए HCF लिखते हैं। HCF 309 306 है और 657। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके NCERT बुक में ही है और ये कितना दिया है 9 दिया है और हमें इसका LCM पूछ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके NCERT बुक में भी दिया है और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, हमसे LCM पूछ रहा है। तो हम जानते हैं HCF गुणे LCM, लिखते हैं सूत्र क्या होता है, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या। ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, HCF देखिए हमें दिया है, HCF 9 दिया है तो 9 लिख देंगे। LCM हमें पूछ रहा है तो LCM को LCM लिख दीजिए। पहली संख्या देखिए 306 है तो 306 हो गया और दूसरी संख्या क्या है 657, तो मल्टीप्लाई 657 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए आप इसका गुणा मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में जाके बाद में कट ही जाएगा। तो आप इसका गुणा मत कीजिए, डायरेक्ट LCM बराबर क्या लिखेंगे आप, LCM बराबर 306 गुणे 657 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब आप काटिए इसे, तो अब देखिए 9 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट 9 से काट लेते हैं। तो इसे काटेंगे तो 9 से काटेंगे इसे, 9 7 63, कितना बचा 2 बचा, 65 है 63, 65 में 63 का 2 बचा और ये क्या हो गया 27 हो गया। तो 9 3 27 यानी कि 306 गुणे 73। तो LCM बराबर हम लिखेंगे 306 गुणे क्या होगा हमारा 73। अब इसका आपस में हम गुणा कर लीजिए, तो गुणा देखिए हम रफ्तार पे करते हैं। 306 और 73 का गुणा कर लेंगे, गुणा कीजिए 6 3 18 आ गया, 3 3 9 हो गया, 7 6 42 हो गया, 7 3 21 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 1 8, 2 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, फिर उसके बाद 9 और 4 13 हो गया, फिर यहाँ पर 2 2 यानी कि 22 33 60। इसका हम LCM क्या लिख लेंगे, LCM हम लिखेंगे, इसका LCM बराबर होगा हमारा 22 33 8। ये हमारा क्या था आंसर, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसे आप बॉक्स बना के लिख देंगे आंसर। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ इससे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, इससे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमने HCF और LCM को पहली संख्या और दूसरी संख्या से गुणा किया है और ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं हल, क्योंकि यहाँ से हमने हल करना शुरू किया है। तो ऐसे हमारा हो गया। अब उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे अगले पेज से नए पेज से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये ख वाला है। तो देखिए
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद हम इसका लिखते हैं हल। हम जानते हैं में से दिखाना है √5, और आप जानते होंगे कि √5 की जगह पर यहाँ पर कुछ बह सकता है। कैसे, √3, जैसे हमने अभी आपको एक पेपर दिखा उसमें √3 था, या फिर क्या होगा, √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, √2 हो गया, 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। और अब आप सोच रहे हैं कि √9 क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, तो 9 क्यों नहीं है। तो 9 का अगर देखिए हम खंड करें तो क्या आएगा, 3 × 3 यानी 3 बाहर निकल जाएगा, 3 आ गया। तो इसलिए हमारा √9 नहीं होगा, यह परिमेय संख्या नहीं है, तो खुद एक परिमेय संख्या है। और वैसे हमारा ये हो गया 3, 2, 5, यहाँ पर जो दिया है 7 और 11, ये हो गया। तो चलिए हम इसे √5 को सिद्ध करते हैं कि ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम लिखते हैं। अब देखिए हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। और ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार आपको बता चुका है कि ये परिमेय संख्या क्यों है, ये परिमेय संख्या क्यों है, हमने कई बार आपको बता चुका है। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे √5 बराबर क्या होगा हमारा, P/Q। एकदम डिटेल्स में भी हमने आपको बताया है। और लिखेंगे जहाँ क्या होगा, P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, तथा क्या लिखेंगे, तथा Q का मान क्या है, वो 0 न हो। Q का मान क्या हो, 0 न हो। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये देखिए हमने आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, लेकिन फिर भी हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये हमने आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा बराबर P/Q का वर्ग हो जाएगा। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 √5 का वर्ग करेंगे 5 आ गया, बराबर यहाँ पर क्या आएगा, P² / Q² आ गया। अब इसको यहाँ कर देते हैं, तो Q² बराबर क्या होगा, P² / 5। अब हम जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, P² / 5। अगर हम देखें तो हम 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 5 आ गया। तो ये 25 किसका स्क्वायर, 25 देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा। तो हम 5 के स्क्वायर को 5 से विभाजित नहीं कर सकते, यही हमने किया है यहाँ पर। तो 5 भी क्या होगा, 5 से तो विभाजित हो जाएगा ना। ठीक वही प्रकार से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि P² 5 से विभाजित है, तो हम लिख सकते हैं कि P भी 5 से विभाजित होगा। लिखेंगे हमारा, हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, क्या है, विभाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे ना, ये हमने P² को 5 से यानी कि P को 5 से विभाजित दिखा दिया। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे Q है वो भी 5 से विभाजित हो जाए। तो ये हमारे हमने यहाँ पर सअभाज्य लिखा है और यहाँ पर P/Q दोनों से हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q को भी 5 से विभाजित करने के लिए कुछ करते हैं। तो देखिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना P बराबर 5C, या फिर C की जगह पर आप और कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा समीकरण क्या बनता, Q² बराबर P² बटे 5। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो Q² बराबर क्या होगा, P² कितना है 5C, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर बटे 5 आ गया। यानी हमारे क्या होगा, Q² बटे 5C का स्क्वायर करेंगे तो 25C² बटे 5 आ जाएगा। और ये क्या होगा, कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। यानी कि Q² बराबर क्या आ गया, 5C² आ गया। अब हम इसको बटे में करते हैं, तो Q² बटे कितना हो गया, 5 बराबर C²। अब देखिए यहाँ पर Q² भी 5 से विभाजित है, तो वही वाला हम नियम लगाएंगे कि चूँकि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए हमने क्या किया है, P² को 5 से विभाजित दिखा दे, यहाँ पर जो P² है
इसको भी हमने 5 से विभाजित दिखा दिया है और क्यू स्क्वायर को भी 5 से विभाजित दिखा दिया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो उसके बाद हम लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा हमारा, इसका मतलब होगा कि हमारी अवधारणा असत्य है। अवधारणा क्या है हमारी, असत्य है, असत्य है। इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए जो हमारा √5 है लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। और देखिए आपके जो जितने नंबर थे, कितने नंबर क्वेश्चन था, ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, खंड ब का, यानी हमने इसमें का खंड ब का पूरा हल किया है ये पांचों। अब हम इसमें का कर रहे हैं, खंड ब का 21 वाला उसमें कर लिया था हमने, अब यहाँ पर 22 वाला कर रहे हैं। तो 22 वाले का हमने पहला और दूसरा कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। यानी कि ये हमें हमारे पास दिया है, इसका हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, दिया हुआ है। तो हम इसका क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अब कभी कभी आप देखेंगे कि आपके पास ऐसा आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्या है, जिसके शून्यक और शून्यक दिए हुए हैं, और जो उसके शून्यक दिए रहते हैं हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहता है। तो पहले हम योग और गुणनफल निकालते हैं, फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पहले से ही इसके शून्यक और क्या है, गुणनफल दिए हैं। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4, 1, यानी कि इसके हमारे शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग ये 4 है और गुणनफल क्या है, 1 है। तो इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, इसका हम हल लिख लेते हैं। हल में हम लिखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होता है, शून्यकों का योग, क्या होता है, शून्यकों का योग, और इसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट बंद, और x रहता है, फिर प्लस क्या रहता है, शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग हमें 4 दिया है और गुणांक इसका 1 दिया है, तो हम इसे लिख लेंगे x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, 4, और फिर इसके बाद x है, फिर प्लस, और ये क्या हो गया, गुणांक इसका कितना है, यहाँ पर 1 है, यानी शून्यकों का गुणांक कितना आ गया, x आ गया। यानी कि हमें जो बहुपद प्राप्त हुआ है, बहुपद क्या प्राप्त हुआ है, x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया, और ये इसके साथ क्या हुआ, आंसर हो गया। और इसमें हमारे पास कितने, पूरे 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये हमारा पहला हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, -1/4, 1/4, ये हमें दिया है। अब इसका भी हम अगर हल करेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे। सूत्र आप देखिए बार बार मत लिखिए, एक बार आपने यहाँ पर लिख दिया है तो आप इसे लिख दीजिए सूत्र, और उसके बाद आप यहाँ पर बस डायरेक्ट हल कीजिए। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, -1/4, फिर x प्लस शून्यकों का गुणक 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/4 x प्लस 1/4। अब आप क्या कीजिए इसमें कि देखिए बटे में है, तो इसको आप एलसीएम लेके जोड़ लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x² प्लस, यहाँ पर देखिए 4 एक कम 4 हो गया, यानी 1 का क्या, 1 का गुणा हम x से करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप लोग को अब दिख रहा होगा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा।
अब ये चाहे इधर बटे में अगर हम इधर बराबर लगाते तो जीरो होता और क्या होता है कट जाता, यानी कि हमारा बहुपद क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला देखिए हम यहीं पर देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या दिया है आपके पास 1,1। अगर हमें इसका हल करें और बहुपद ज्ञात करें तो कैसे होगा x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 1 है और फिर ब्रैकेट में x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है 1 है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग 1 हम लिखते नहीं हैं तो ये माइनस हो गया और उसके बाद x प्लस 1 ये आ गया और ये हो गया हमारा आंसर। देखिए बहुत ही ईजी है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप अगला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर हम चौथा देखें तो चौथा हमारे पास क्या है 0,0,5। आप इस पेपर को देखे हैं ना, पेपर में यही था। देखिए हमने पहला कर लिया, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा, फिर उसके बाद चौथा देखिए 0,5 है उसे हमने लिखा है। अब हम इसे हल करते हैं तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे बस वही सूत्र होता है उसी पे कर लेंगे। x² माइनस यहाँ पर क्या है 0 और फिर उसके बाद x लिखेंगे प्लस √5 शून्यकों का गुणांक। अब देखिए अब इसमें क्या होगा गलती करेंगे, हम जानते हैं कि x का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा और ये माइनस तो इसके साथ ये पूरा क्या होगा हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x² प्लस √5। देखिए ये प्लस √5 ये वाला है तो ये वाला प्लस आएगा, ये वाला आप माइनस में उतर जाएगी x² माइनस √5। अगर आप ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर घ वाला हम देखते हैं। अब हम कौन सा देखेंगे घ वाला क्या है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। और देखिए क्या है यहाँ पर हमें दिया है कि आयताकार बाग का मतलब ये हमारा क्या हो गया एक हम आयताकार बाग बनाते हैं, ऐसे हमारा क्या हो गया एक आयताकार बाग हो गया। अब उसमें बोल रहा है कि जिसकी लंबाई यानी क्या है ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है, ये हमारा लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है। तो ये क्या पर दिया कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर हम यहाँ पर चौड़ाई को x माने तो हमारी लंबाई क्या होगा x प्लस 4 हो जाएगा। और बोला कि इसका अर्ध परिमाप क्या है 36 है, यानी कि अर्ध परिमाप क्या दिया है आपके पास यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया है हमारे पास 36 मीटर दिया है। अब देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, परिमाप हम जानते हैं परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4a और a क्या होता है हमारा भुजा होता है, a यानी हमारा क्या होता है भुजा होता है। जब हम इसका आधा कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, अर्ध परिमाप क्या आएगा 2a आएगा। तो अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालें तो 2a आएगा, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसका अर्ध परिमाप 36 दिया है तो हम लिख सकते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे और ये 36 के बराबर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे, अर्ध परिमाप को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन चारों भुजा को जोड़ दीजिए a प्लस a प्लस a प्लस a। जैसे देखिए a हो गया, ये a, ये भी a और ये भी a, तो कितना आ गया 4a आ गया। वैसे ही अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे और ये 36 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आगे करते हैं, इसको करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर घ, कॉपी को सीधा कर लेते हैं, लिखेंगे प्रश्नोत्तर घ और उसके बाद हम इसे हल करते हैं। आप लोग स्केल से लाइन भी खींच दीजिएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे हम लेंगे मानेंगे। पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पर एक अगर आप ऐसे बना लेंगे तो आप आसानी से समझा भी सकेंगे। हमारे क्या है लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है। हम लिखते हैं यहाँ पर माना, क्या माना कि माना आयताकार बाग की लंबाई, यहाँ पर हमें दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम यहाँ पर लंबाई न मानकर क्या मानेंगे चौड़ाई मान लेंगे। चौड़ाई हम क्या मानेंगे x, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई
अब लंबाई क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लंबाई क्या चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अगर हमारे ये क्या हो गया x मीटर हो गया तो इसकी चौड़ाई क्या होगी x + 4 हो जाएगी। तो लंबाई क्या होगा x + 4 मीटर होगा। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई x + 4 मीटर होगा। अब उसके बाद हम इसको हल करते हैं तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या दिया है कि आयताकार बाग इसका अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप ये कितना दिया हमारे पास 36 मीटर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि x प्लस क्या होगा x + 4 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर क्या आ गया, आयताकार बाग की लंबाई 36 है तो बाग की विमा ज्ञात करना है। हमें इसकी विमा ज्ञात करना है, यानी कि इसकी भुजा ज्ञात करना है। विमा का मतलब क्या होता है, इसकी जो भुजा है वही हमें ज्ञात करना है। तो x कितना हो गया 2x + 4 इक्वल कितना हो गया 36। अब इसको घटा देंगे तो 2x बराबर क्या होगा 36 - 4, यानी कि 2x बराबर 36 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 32 बचेगा। और ये देखिए इधर गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा x² 32/2, यानी x बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पर 16 आ गया, और 16 क्या आ गया मीटर आया है। अब हमसे देखिए इसकी बीमा पूछ रहा था तो आप ये बता दीजिए, यानी कि हमने x क्या मान था चौड़ाई मान था, तो हम लिखेंगे अतः, इसे आप ब्लैक पेन से लिखिए, यहाँ पर आपको अब दिखेगा, लिखेंगे अतः आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर तथा लंबाई क्या होगी, देखिए यहाँ पर x + 4 है और ये हमारा क्या आ गया 16 आ गया, तो लंबाई क्या होगी, हम लिखेंगे 16 + 4 बराबर कितना आ गया 20 मीटर। इसकी लंबाई क्या आ गई 20 मीटर आ गई। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका अंगा वाला क्या है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस विधि से हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन, एक ये है और एक ये है। क्वेश्चन हमारे पास कि x² - 6x + 5 = 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है, और एक है 3x - 8/x = 2, ये हमें दिया है। तो चलिए हम इसमें पहला वाला करते हैं, तो लिख लेंगे हम प्रश्नोत्तर अंग। हमने प्रश्नोत्तर अंग लिखा, जैसे देखिए हमने क्या प्रश्नोत्तर 22 लिखा था, फिर उसके बाद हम क ख ग लिख रहे थे, फिर हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर अंग लिख दिया है, तो फिर भी कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला इसमें है x² - 6x + 5 = 0, यही दिया है। हाँ, तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बता लेंगे x² - 6x + 5 = 0 हो गया। अब हम इसका गुणनखंड विधि करते हैं। गुणनखंड विधि कैसे करते हो तो आपको पता ही होगा, क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और फिर इसे इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने गुणा करने पर ये आए और जोड़ने और घटाने पर क्या आए, ये -6 आए। यही दिया है ना हमारे पास क्वेश्चन, तो एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन यही है कि x² - 6x + 5, ठीक है। देखिए अब हम ऐसे करते हैं, देखिए 5 का गुणा, यहाँ पर x² का गुणा क्या है 1 है, यानी कितना हो गया 5 × 1 करेंगे 5 आएगा, और इस -6 को इस प्रकार से करें कि गुणा करने पर वो 5 के बराबर है और जोड़ने और घटाने पर 6 के बराबर आ जाए। देखिए 5 से कम कितना होता है 5 होता है। अब हम यहाँ पर करें अगर x² और 5 × 5 यानी कि 5x - x कर दें, -x रहेगा यहाँ पर, तो 5 × 5 हो गया, और -5 - x कितना होगा -6 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर +5 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब इन दोनों में से x² - 5x में हम अगर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x - 5 बचेगा। फिर अगर हम यहाँ पर क्या कॉमन ले कि अगर -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी x - 5 बच जाएगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। अब x - 5 और x - 5 एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 होगा, बराबर क्या आ गया 0 आ गया।
अब x माइनस 5 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार x बराबर क्या आएगा 5 आएगा, और या करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगा। x बराबर 1 आ गया, तो यानी कि x का मान क्या होगा 5 होगा या x का मान क्या होगा 1 होगा। अब जैसे देखिए ये हमारा हो गया इसमें का पहला वाला। अब उसके बाद हम दूसरा वाला करते हैं, और आप चाहें तो अगर आप सही है तो ये 5 मान एक बार यहाँ पर रखेंगे और x का मान एक बार 1 यहाँ पर रखेंगे, एक बार यहाँ पर 5 रखेंगे और 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे 0 के बराबर ही आ जाएगा। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 3x माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 3x माइनस 8/x इक्वल क्या है 2 है। अब हम इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले 3x माइनस 8/x इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x का एलसीएम ले लेंगे और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा, अगर हम इसका एलसीएम ले x आ गया और इसका गुणा इसमें किया 3x स्क्वायर, फिर ये क्या आ गया माइनस 8 इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। अब x इधर है, इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बटे में है भाग में है, और इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 2x हो गया। अब 2x को भी धर लेते हैं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। इसे देखिए हमने किस रूप में किया है, इसे हमने पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में किया है, c बराबर 0। इस रूप में करेंगे तभी आप इसका गुणनखंड कर पाएंगे, तो उसने हमने किया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 8 त्रिका कितना होता है 24 होता है। और फिर उसके बाद हम ऐसा तोड़े इसे, 8 त्रिका कितना आ गया 24 आ गया, ये देखिए हमारा 24 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करिए 12 बार में, फिर 6, फिर 3, फिर 2 बार में करेंगे 3 आएगा और 3 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 4, 6 चौका 24, और 6 और 4 को करेंगे तो हमारा 2 भी आ जाएगा, यानी 6 प्लस 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल 0। देखिए हमने यहाँ पर जो माइनस प्लस लगाया है वो इसके हिसाब से, यहाँ पर माइनस 2 था तो इसलिए हमने 6 को बड़ा किया है, क्योंकि अगर हम इसको जोड़े और घटाएं तो हमारे आंसर किस में है ना माइनस में चाहिए, और इसका गुणा करें तो 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ इन दोनों में से हमने 3x कॉमन लिया है, यहाँ पर x और यहाँ पर 2 बचा, प्लस हमने क्या है यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा, बराबर क्या होगा 0। फिर उसके बाद आप यहीं पर कर लीजिए, एक बार एक ब्रैकेट में x माइनस 2 होगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा 3x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, यानी कि एक बार क्या होगा x माइनस 2 बराबर 0, और या कर लिखेंगे 3x प्लस 2 बराबर 0। और देखिए आप यहाँ पर या लिखेंगे, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए आप या लिखेंगे। तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पर इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, ये प्लस 2 है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2, और ये तो गुणे में इधर आएगा तो क्या होता है बटे में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया -2/3, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा यहाँ से घ वाला भी समाप्त होता है। अब आप क्वेश्चन को पहले ही पढ़े होंगे तो यहाँ पर क्या लिखा था कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, तो हमने क वाला कर लिया, ख ग 3 हो गया, और ये 4 और 5 ये 5 हो गया, और उसके बाद ये छठवां दिया तो ये हमें नहीं करना है। अगर आपको इसमें से कोई नहीं आ रहा है, इन सब में से अगर आपको इन सब में से कोई नहीं आ रहा है, तब उसके बाद आप इसको करेंगे छोड़ के, कोई एक छोड़ना है और बाकी का छोड़ में से कोई एक 5 करना है, एक छोड़ देना है। तो हमने तो 5 कर लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में भी 2 क्वेश्चन है। एक है यदि कि समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये कभी कभी क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आ जाता है। ये चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पी में आ जाता है, यानी इसका कुछ ट्रिक होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 8 पदों का योगफल 64 हो और 17 पदों का योगफल 289 हो, तो इसका हमें आप बताइए कि 7 पदों का योग कितना होगा। 7 पदों का योग, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे ना तो पहले हम इसका ए और डी निकालेंगे, और यहाँ पर वही पूछ रहा है ए और डी, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे कैसे। 8 पदों का योग यानी एस एन बराबर हम कर देंगे, एक बार 64 कर देंगे, और एस एन एन का मान कितना है 8 है, और एक बार एस 17 बराबर क्या करेंगे 289 कर देंगे।
अगर इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान के सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रथम पद और सर्वांतर तो आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद आगे पूछे कि इसके 7 पदों का योग कितना होगा, तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। यहाँ पर 8 पदों का योग 64 यानी कि 8 इसका 64 का स्क्वायर है, और 17 पदों का योग 289 है, तो 17 का स्क्वायर भी 289 है। अगर आपसे पूछे 7 पदों का योग कितना होगा, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, ये कितना हो गया, 7 पदों का योग हो गया। तो ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम इसमें ये वाला अथवा वाला कर लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक को आपको करना रहता है। तो दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे हम मानते हैं यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है और यहाँ पर क्या है कि समकोण त्रिभुज, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। और उसके बाद क्या है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण होता है, एक लंब और एक आधार होता है। तो ये आधार हो गया, एक कोण हो गया और ये लंब हो गया। है हमारे पास यहाँ पर कि जिसकी ऊंचाई, यानी ये हमारी क्या है, ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई क्या हो, आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो। यानी अगर हमारा यहाँ पर मानते हैं आधार अगर हमारा यहाँ पर 12 है तो ये क्या होगा, 5 होगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम x मान लें तो ये क्या होगा, x माइनस 7 होगा, यही होगा। और ये हमारे सेंटीमीटर हो गया। x सेंटीमीटर अगर हमने इसका आधार माना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी त्रिभुज यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ऊंचाई जो है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद देखिए यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यानी ये कर्ण का मान हमें कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी अन्य दो भुजाएं, यानी हमें कर्ण का मान दिया है, हमें लंब और आधार निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर 23। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रश्नोत्तर 23। इसको लिख लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, एक त्रिभुज हो गया और ये समकोण त्रिभुज हो गया, और ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। इसे हम ए बी और सी का नामकरण कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर माना समकोण त्रिभुज का आधार हम मान लेंगे, पहले आधार x सेंटीमीटर है और हम आधार मान लेंगे तो हमें इसका लंबाई पता चल जाएगा, इसे 7 कम कर देंगे। तो आधार x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा x सेंटीमीटर हो गया और इसका ऊंचाई क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। और ये हमें कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया ही है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ये हो गया हमारा ऊंचाई, और हमें कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करते हैं। तो हमने हल तो लिख लिया, हमने माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो अब उसके बाद देखिए, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में अगर हमें त्रिभुजों के भुजाएं का मान निकालना है तो हम उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कहिए या फिर ऊंचाई कहिए, इसको आप लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, ये सब कुछ भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर अगर समकोण लिखे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हम जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। कर्ण का मान हमारे पास कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। अगर देखिए आप ऐसे डायग्राम बना के लिख देते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये लिखना नहीं होता है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका आधार नहीं, ये तो हमने वैसे भी मान लिया है।
तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप ऐसे एक डायग्राम बना दीजिए। तो अब 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब कितना है x माइनस 7, लंब को आप ऊंचाई भी कर सकते हैं और आधार क्या है x का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169 इक्वल a माइनस बी, एक्स माइनस 7 के स्क्वायर को हम a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर अगर निकालते तो एक्स स्क्वायर प्लस यानी बी स्क्वायर होगा, तो बी का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे माइनस 2 इंटू ए क्या है एक्स इंटू बी क्या है 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 169 हो जाएगा बराबर ये एक्स स्क्वायर है और फिर इसका प्लस 49 और माइनस ये 7 का गुणा 2 करेंगे 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 169 माइनस 49 इक्वल करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर यानी 2 एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, 2 और 1 आ गया बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो गया। अब इस इधर देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल क्या होगा 0 होगा। अभी हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक गुणनखंड बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो देखते हैं हमें यहाँ पर पहले कॉमन मिला है तो कॉमन ले लेंगे, इसको 2 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 60 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब हमारे पास ये 2 इधर गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में होगा और 0 से भाग देंगे तो वही आएगा, यानी हमारे पास जो बहुपद बनकर आया है बहुपद क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16। एक मिनट हम इसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या आ गया 0 आया, यही आया है चेक कर लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो गया यहाँ पर 60 हो गया, 60 का गुणा x करेंगे 60 हो गया और हम जानते हैं कितना 12 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या होगा 5x माइनस 60 बराबर होगा 0। अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बचे बराबर 0 हो गया। अब x माइनस 12 एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा बराबर 0 हो गया। एक बार लिखेंगे x माइनस बराबर 0 याद करेंगे और x प्लस 5 बराबर 0 लिख देंगे। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 12 आ गया और फिर x का मान क्या आया है x का मान -5 आ गया। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि हम कौन सा लें, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है। यहाँ पर हमें देखिए निकालना है इसकी अन्य 2 भुजाएं का मान निकालना है, तो हम किसका मान लें। तो देखिए आपको पता होगा कि जो भुजाएं होती हैं यानी कि अगर ऐसे कोई एक लंब हुआ है, अगर मान लीजिए कि हमने एक बनाया था त्रिभुज, जैसे देखिए इसी में क्या है यहाँ पर ये देखिए अगर लंब हुआ है तो ये लंब तो है, तो ये वास्तविक में यानी इसका मान माइनस में तो होगा नहीं, इसका मान अगर माइनस में तब तो ये होता ही नहीं, तो ये माइनस में नहीं होगा, माइनस वाला हमारे क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस वाले को क्या लिखेंगे अमान्य। और उसके बाद x बराबर 12 को लेंगे, तो अगर हम x बराबर 12 ले तो हमने इसके आधार क्या मान था 12 माना था, तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार, हमने x मान था और x मान कितना आया है 12, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हमने क्या मान था x माइनस 7 सेंटीमीटर मान था, तो x का मान कितना आया 12 माइनस 7 सेंटीमीटर और 12 में 7 घटेगा तो 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा इसका ऊंचाई आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि हमने इसे कैसे किया है। देखिए हमें दिया था एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई क्या होगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी, तो हमने इसके आधार मान लिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लिया है x माइनस 7, इसमें 7 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पर माना समकोण त्रिभुज का आधार हमने x सेंटीमीटर माना और इसकी ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी।
अभी हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास 13 दिया था, लंब हमने x-7 निकाला है। लंब को आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। और उसके बाद आधार क्या है, हमारा x है। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया है 2x² - 14x - 120। इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, और हमने 2 को कॉमन इसलिए लिया है ताकि अगर आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो जो हमारा यहाँ पर बचेगा वो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो हमने फिर 2 को कॉमन ले लिया है, और कॉमन लिया तो इधर गुणे में, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और 0/2 करेंगे तो मान हमारा 0 ही आएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे हैं, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए x² - 7x - 16 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसे हम गुणनखंड विधि से क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो x का मान 12 आया और x का मान -5 आया है। तो हम सोचेंगे कि कौन सा ले, -5 वाले या फिर 12 ले। तो देखिए यहाँ पर -5 है, -5 का मतलब ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। -5 का मतलब ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटा अगर ऊंचाई है तो ऊंचाई, अगर आपका घर है तो उसकी कुछ तो ऊंचाई होगी, और वो वास्तविक मान ही होगी, माइनस में तो होगी नहीं। इसलिए हमने माइनस को अमान्य मान लिया है और x का मान 12 ले लिया है। और जब x का मान 12 लेंगे तो इसकी आधार 12 हो जाएगी, और ऊंचाई क्या होगा, x - 7 होगा, यानी कि क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और आपको ऐसे करेंगे तो 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए त्रिभुज चैप्टर से है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि दी हुई आकृति यदि कोण M बराबर है CB, कोण M बराबर CB और कोण N बराबर समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर किसके, AN बटे AD के। ये हमें दिया है। यहाँ पर देखिए कोण M नहीं होगा, यहाँ पर होगा LM समांतर CB, और यहाँ पर LN समांतर CD होगा। ये LM समांतर किसके, CB के, और ये LN समांतर है CD के। तो हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्नोत्तर कौन सा है, 24 वाला लिख लेंगे। प्रश्नोत्तर 24। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। पहले जो हमारे पास त्रिभुज दी है उसे हम बना लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, प्रश्नोत्तर 24, और हमें त्रिभुज दिया है। और इसमें क्या है कि LM समांतर CB और LN समांतर CD है। तो हम लिख लेंगे दिया है, जो हमें दिया है पहले हम उसे लिख लेंगे। दिया है इस त्रिभुज में क्या दिया है हमें, LM समांतर किसके, CB के, तथा LN समांतर है किसके, CD के। अब उसके बाद हम क्या करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, AM बटे AB, यानी कि AM बटे AB बराबर क्या होगा, AN बटे AD। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल कीजिए, या फिर आप उपपत्ति भी लिख सकते हैं। तो हल में देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें दिया है LM समांतर CD। अगर हम ऐसे नॉर्मली इस त्रिभुज को देखें कि LM समांतर CB, यहाँ पर क्या होगा, CB होगा। अगर हम इस त्रिभुज को देखो, बस ABC त्रिभुज को देखें, तो इसमें एक क्या है, ये इसके समांतर, यानी इसके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और थेल्स प्रमेय यह भी कहता है कि जब उसका अनुपात बराबर हो, जो दो त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात क्या हो, समांतर हो। जैसे ये देखिए इसके समांतर है, LM समांतर CB है, तो इसके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसे लिखेंगे दिया, चूंकि LM समांतर है CB के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा हमारा, देखिए इसका मतलब जाएगा AM बटे MB, लिखेंगे AM बटे MB। ये इसकी भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, AL बटे LC के, AL बटे LC। यहाँ पर MB होगा, या फिर AM बटे आप AB भी लिख सकते हैं। तो हम इसे AM बटे AB करेंगे, AM बटे AB, और AL बटे AC। ये हो गया हमारे पास।
अब इसे हम क्या समीकरण 1 मानते हैं। देखिए चूंकि हमें AM बटे AB सिद्ध करना है तो AM बटे AB ही लेंगे हम यहाँ पर। अब उसके बाद पुनः क्या है हमारे पास, चूंकि LN समांतर CD है इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए इस त्रिभुज में ACD में ये LN समांतर है CD के, तो हमारा क्या होगा AN बटे AD बराबर AL बटे AC। तो लिखेंगे AN बटे AD बराबर किसकी होगा AL बटे AC की, और इसे समीकरण 2 मानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारे पास देखिए AM बटे AB बराबर AL बटे AC और AN बटे AD बराबर AL बटे AC। अब देखिए ये दोनों साइड में क्या है AL बटे AC बराबर है, तो देखिए इसमें क्या है दोनों बराबर है, यानी कि AL बटे AC बराबर है AL बटे AC के। जब दोनों बराबर है तो हम बोलेंगे इसका मतलब जब इसका एक साइड बराबर है तो इसका ये भी बराबर होगा। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर है। जैसे मान लीजिए क्या है, रोहन है, सोहन है, मोहन है। अब देखिए रोहन सोहन के बराबर है और सोहन मोहन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं रोहन भी मोहन के बराबर होगा। और ये देखिए इसके बराबर है और ये इसके बराबर है कि AL बटे AC बराबर AN बटे AD, ये यहाँ पर है तो हम लिख सकते हैं कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD होगा। तो लिखेंगे AM बटे AB बराबर क्या हो जाएगा AN बटे AD, और ये क्या हो गया बराबर हो गया। और हमें ये सिद्ध करना था और हमारा देखिए सिद्ध भी हो गया। मिला लीजिए AM बटे AB बटे बराबर AN बटे AD, उसके बाद लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमने क्या किया है सिद्ध कर दिया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी समाप्त होता है। अब उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 25। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी यहाँ पर एक अथवा वाला क्वेश्चन था तो हमने इसको किया, इसको छोड़ दिया है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, उसमें क्या है कि 140, 156, 3825, 5005, 7429, इसका आप लोग को आंसर, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, 2 क्वेश्चन कर देते हैं और बाकी का आपको होमवर्क मिलेगा। आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना रहेगा। तो चलिए सिर्फ हम एक क्वेश्चन करते हैं और वो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं। जैसे आपको पास यहाँ पर कॉपी मिलेगी आगे तो आप उस आगे कॉपी पर कीजिएगा या फिर आप फिर एक्स्ट्रा कॉपी लेकर कर लीजिएगा। हम सिर्फ एक क्वेश्चन करना तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर ऐसे, पहले 2 लाइन खींच लेते हैं। क्या है प्रश्नोत्तर 25। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 140। अब लिखते हैं हल। हल में देखिए जब अगर हम 140 का करेंगे तो 140 का क्या होगा, 2 से करेंगे 70 बार में, फिर 2 से करेंगे 35 बार में, फिर 5 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1 बार में, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ गया। तो हम लिखेंगे 140। और देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो हमारा क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर उसके बाद देखिए 2 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अब आपको इतना फिर छोड़ देना है, यहाँ पे लिखा है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गुणनखंड को। अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास है 156। दूसरा क्या है 156। तो हम इसका अगर हल करें, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, अभाज्य गुणनखंड वाला। 256 था, अगर हम इसका करें 256 ही है ना, 156 है। देखिए अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे 2 7 14, फिर 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से करेंगे तो 13 आ गया और 13 से कर देंगे 1 आ गया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो लिखेंगे हल। हल में क्या होगा 156 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड बराबर में क्या आया है यहाँ पर
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 का भी आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर 3 गुणे 13। और ऐसे ही हमारे पास 2 और क्वेश्चन बचता है, 3 और बचता है, ये वाला 3825, 5005, 7429। इसका आपको होमवर्क है। क्या है इसका आपको होमवर्क है, और इसका आंसर आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट में। और यहीं पर हमारा ये क्या होता है, पेपर समाप्त होता है। देखिए इसका जो एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू को आपको OMR शीट पर भरना होता है। ऐसे हमारा है कि 4√3 का है, अपरिमेय संख्या है, 4√3 संख्या अपरिमेय है। तो ऐसे आपके पास एमसीक्यू मिलेगा, उसमें 4 गोला ऐसे ऐसे दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला रहेगा, फिर दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, और ऐसे ऐसे सब में 4 गोला आपको दिए रहेंगे। सबके लिए ऐसे 4 गोला रहेगा। तो देखिए पहले का हमारा सी हो गया, तो हम ऐसे गोले में बाहर से इसको भरते आएंगे। इसको भरने के इसको भरने के लिए आपको बहुत केयरफुल होकर भरना पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अगर इसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक होता है वो मशीन से चेक होता है। अगर उसको लगेगा नहीं आपसे यहाँ पर कुछ हुआ है, नहीं भर रहे हैं, तो लेगा ही नहीं। इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर भरना है। फिर दूसरे वाले के देखिए यहाँ पर डी है, तो डी वालों को भर देंगे। तो इसका आंसर आपको OMR शीट में करना होता है। ये हो गया। फिर तीसरे का सी है, तो तीसरे का सी ऐसे, फिर चौथे का डी है, तो चौथे का डी ऐसे ऐसे आप इसको भी भर देंगे। तो ये तो हमारा पेपर 70 नंबर का था, और 70 नंबर हमने आपको सॉल्व करना पूरा बता दिया कि आखिर कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने पूरा इस वीडियो में बताया है। एक और कॉपी हमने यहाँ पर ली थी, उसको भी देखिए एक बार। ये हमारी पहली कॉपी थी, हमने ऐसे ऐसे किए, खंड ब लिखा है और फिर हल किया है। ऐसे हमने सबको हल किया है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारे समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो कहीं पर भी नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में और किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।